अगले 5 साल कैसे होने वाले हैं, क्या भारत डेवलपमेंट की फास्ट ट्रेंड पकड़ेगा या फिर सारे पैसे यूं ही बेकार प्रोजेक्ट में बर्बाद हो जाएंगे। इन सारी बातों का जवाब अगर कहीं मिलता है तो वह है भारत का बजट। मिडिल क्लास को क्या मिला, क्या टैक्स का बर्डन हल्का हुआ, मोदी जी की थर्ड टर्म में उनका फोकस कौन से एरिया पे होने वाला है। हम अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे बड़े भरोसे के साथ सरकार को टैक्स के फॉर्म में देते हैं। देखिए, किसी भी कंट्री के लिए उसके साल का बजट डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। बजट इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बजट से हम समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट का फ्यूचर डायरेक्शन क्या है। भारत का एक ही प्रॉब्लम है कि हमें जनरली फ्यूचर के बारे में ठीक से प्लान नहीं करते और बुरे प्लानिंग विजन की वजह से हम हमेशा दुनिया से पीछे छूट जाते हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि बजट होता क्या है। चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको एक मोबाइल फ़ोन खरीदना है और आप इसके लिए मोबाइल शॉप पर जाते हैं। शॉपकीपर से आप कहते हैं कि कोई अच्छा सा मोबाइल दिखाओ, तो दुकानदार सबसे पहले पूछेगा कि आपका बजट क्या है। आपका बजट 2 फैक्टर पर डिसाइड होता है। एक है कि आप कितना पैसा कमाते हैं और दूसरा कि आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं। आजकल कई लोग ईएमआई पर भी फ़ोन ले लेते हैं क्योंकि उनके लिए फ़ोन ज़रूरी होता है। इसी तरह हमारा बजट भी है। अगर आप इस सिनेरियो को समझ गए यानी कि बजट को भी समझ जाएंगे। जैसे आपका इनकम होता है वैसे ही देश का रेवेन्यू होता है। ये रेवेन्यू टैक्स से आ सकता है, जैसे कि इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी या फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू भी हो सकता है। जैसे अगर सेंटर किसी को लोन देती है तो उसका इंटरेस्ट, पावर सप्लाई, फीस, फाइन और पेनाल्टी और भी बहुत कुछ। इन सारी चीजों को मिलाकर बनता है देश का इनकम, जिसे हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री अलग अलग फैक्ट्स को कंसीडर करके अनुमान लगाती है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 31 मार्च 2025 तक केंद्र सरकार कितने पैसे कमाएगी। बजट डॉक्यूमेंट्स में ये एक काफी इंपॉर्टेंट फिगर है। गवर्नमेंट के पास आने वाला 1 रुपया कहाँ से और कौन से सोर्सेज से आता है। सोचने जैसी बात है कि इतना टैक्स देने के बावजूद भी इनकम टैक्स से ज्यादा कंट्रीब्यूशन बोरिंग से आता है। अब बात करते हैं कैपिटल और रेवेन्यू की। रेवेन्यू रेसिप्ट्स यानी रोजमर्रा और रेगुलर रेवेन्यू रेसिप्ट यानी कि वो रेसिप्ट जो आपको रेगुलर मिलती है, जैसे कि सैलरी या फिर एफडी या फिर सेविंग्स बैंक पर इंटरेस्ट। रेवेन्यू एक्सपेंस में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी, पेंशन, सब्सिडी ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंस में आते हैं। और रेवेन्यू रेसिप्ट्स में इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, फीस ये सब रेवेन्यू रेसिप्ट्स में आते हैं। इस बजट में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अनुमान लगाया है कि केंद्र सरकार इस बार 31,29,200 करोड़ रुपए कमाएगी और 48,20,512 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यानी कि हमारी सरकार जितना कमाती है उससे ज्यादा खर्च करती है। इसको इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में डेफिसिट फाइनेंस कहते हैं। अगर हम इसको उधार लेके खर्च करना कहें तो गलत नहीं होगा। आखिरकार हम इतना पैसा खर्च कहाँ करते हैं। एक बजट 3 तरह का हो सकता है। पहला सरप्लस बजट, जहां हमारा इनकम एक्सपेंस से ज्यादा होता है। दूसरा बैलेंस बजट, जहां हमारा इनकम और एक्सपेंस दोनों बराबर होते हैं। और तीसरा डेफिसिट बजट, जहां हमारे एक्सपेंस इनकम से ज्यादा होते हैं। और इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। साल 1991 ही एक ऐसा साल था जहां सरप्लस बजट प्रेजेंट किया गया था। उसके बाद आने वाले सारे बजट डेफिसिट बजट ही थे। अब सबसे ज्यादा जानना ये जरूरी है कौन से ऐसे 5 मिनिस्ट्री है को बजट का एक बड़ा हिस्सा दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसको 18,58,158 करोड़ रुपए दिए गए हैं। दूसरे नंबर पे है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 6,31,040 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तीसरे नंबर पे है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जिसको 2,78,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। चौथे नंबर पे है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जिसको 2,55,393 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पांचवें नंबर पे है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर, जिसको 2,23,323 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस बजट का सबसे बड़ा अमाउंट इंटरेस्ट पेमेंट का होगा, जो कि 11,62,940 करोड़ रुपए का है और ये एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक पार्ट है। बजट के हिसाब से साल 31,29,200 करोड़ रुपए रेवेन्यू रेसिप्ट्स के फॉर्म में आएंगे। इसके सामने टोटल एक्सपेंस 45,20,512 करोड़ रुपए होंगे। यानी कि गवर्नमेंट को ये सारे खर्चे करने के लिए 16,13,312 करोड़ रुपए बोरो करने पड़ेंगे। बेसिकली देखें तो इस बजट का मेन फोकस एम्प्लॉयमेंट, किलिंग, एमएसएमई और मिडिल क्लास पर होगा। बात करें इनकम टैक्स की तो टैक्स रिवाइज तो हुआ है, लेकिन उतना नहीं जितना हमें एक्सपेक्टेड था। न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब्स कुछ ऐसे दिखेंगे। वीडियो को पॉज करके आप इस नए स्लैब्स के बारे में पढ़ सकते हैं। इसके लिए एक अच्छी बात यह है हम कंट्रोवर्सी से ट्रस्ट की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर टैक्स लायबिलिटी 50 लाख से कम है, इनकम टैक्स के फाइल में रीअसाइनमेंट के लिए 3 साल के बाद नहीं खोली जाएगी। इस इनडायरेक्ट टैक्स में कुछ मेजर चेंजेस भी हुए हैं, जैसे कि कस्टम ड्यूटी, कैंसर की दवाई अब सस्ती होगी, फोन्स और आईफोन्स के चार्जर्स सस्ते होंगे, गोल्ड सिल्वर की कस्टम ड्यूटी 6% तक कम हुई है। कहीं टैक्स कम हुए हैं तो कहीं टैक्स बढ़ेंगे भी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% हुआ है। इसका रिजल्ट मार्केट पर भी पड़ा है।
फॉरेन की कंपनीज के लिए भारत में 40% टैक्स हुआ करता था, जो कम करके 35% हुआ है। ये तो बात रही टैक्स की। बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। बात सरकार का फोकस एम्प्लॉयमेंट पर होगा। भारत के वुमेन्स पार्टिसिपेशन वर्क फोर्स काफी लो है। इसे इंकरेज करने के लिए सरकार ने प्रॉमिस किया है कि इंडस्ट्री के आसपास वुमेन हॉस्टल खोले जाएंगे।